केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब दोनों पार्टियों को मतगणना का इंतजार है। 23 तारीख को मतगणना के नतीजे आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि केदारनाथ सीट पर किसकी जीत होगी। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में अन्य कई मुद्दे हैं जो बेहद अहम हैं। इन्हीं सबको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक बगवाड़ी से हमारे संवाददाता यश राज आनंद ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। केदारनाथ उपचुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के बाद 23 तारीख को रिजल्ट आना है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं केदारनाथ के निवासी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक बगवाड़ी। आइए बात करते हैं सबसे पहले केदारनाथ उपचुनाव पर कि कांग्रेस की केदारनाथ में किस प्रकार से स्थिति है। चूंकि मतदान तो संपन्न हो गया, अब कांग्रेस की क्या स्थिति वहां पर आप देख रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशराज जी, आपके न्यूज चैनल में। केदारनाथ स्थिति, अब तो चुनाव हो चुके हैं और 23 तारीख को जिसके पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ तो उसका भाग्य का उदय होने वाला होगा। और जनता ने, केदारनाथ की जनता ने इस समय लगभग 58 से 60% पे मतदान किया है और इसको देखते हुए महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपको क्या लग रहा है कि मतदान में 58% हुआ, किस कारण से मतदान और नहीं बढ़ सका? क्या कारण रही होगी? मेन मुद्दा है पलायन। पलायन क्योंकि क्या कारण है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं तो लोग क्या है, अपने अपने घर छोड़ के पलायन की ओर गए हुए हैं, इसलिए मतदाता भी वहां कम हो गया है। गिनती तो पूरी है, नाम तो उनका सबका वोटर लिस्ट में नाम है, पर लोग पलायन में। फिर शादी बारात का मामला वो भी रहा इस बार, क्यों शादी बारात भी इस तारीख में बहुत ज्यादा थी, तो लोग शादी बारात में ज्यादा भी रहने के कारण मतदान का कुछ % गिरा है। आप यहाँ पर कांग्रेस नेता भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। अभी बहुत बड़ी मांग चल रही है भू कानून और मूल निवास को लेकर के। आप पहाड़ से आते हैं, तो किस प्रकार से आपको मानना है कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून ये लागू होना चाहिए? देखिए क्या है, पहले भू कानून के मामले में नरेंद्र तिवारी ने मामला उठाया था और उन्होंने 500 गज के बारे में कहा था। 500 गज से ज्यादा कोई भारी आदमी यहाँ नहीं ले सकता। पर अभी धामीश जी ने 2018 में कहा कि साहब इसको खुला छोड़ दिया जाए, भू कानून पूरा हटा दिया जाए, जिससे बाहर का आदमी जितना भी मर्जी उतना ले ले। तो ये कोई बात नहीं। अगर पहले लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, अगर बाहर के आदमी यहाँ रहने आ जाएंगे, सब कुछ जमीन वगैरह जाए वो ले लेंगे, तो यहाँ के जो और लोग रहने वाले हैं, जो छोटे छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं, तो उनको भी एक प्रकार से यहाँ से जाना चले, बाहर निकल जाएंगे। इसलिए भू कानून को बहुत सख्ती से लागू होना चाहिए कि मतलब जिससे लोगों का पलायन ना हो पाए और बाहरी वाले लोगों को 200 गज से, वैसे 200 गज भी ना दिया जाए उनको, तो बाहर के लोगों को यहाँ व्यवसाय करने के लिए मना कर दिया जाए। मेरा आपसे एक प्रश्न ये भी है बगवाड़ी जी कि जिस प्रकार से देखिए देहरादून पर यदि मैं बात करूं मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी को लेकर भी काम चल रहा है। तो क्या आपका मानना है कि देहरादून जो स्मार्ट सिटी है, क्या स्मार्ट है? देखिए क्या है यशराज जी, आपको काफी टाइम हो गया यहाँ देहरादून में 1700-1800 करोड़ रुपए यहाँ आया था स्मार्ट सिटी के नाम से। इसमें स्मार्ट सिटी तो कुछ दिखा नहीं, बल्कि उनके 8-8 सीओ चेंज कर दिए गए हैं। ये 8-8 सीओ किस बेस से सरकार ने चेंज किए, ये हमारी समझ से बाहर है। और फिर जो इतना पैसा खर्च किया गया है, तो आप देख लीजिए कहीं भी जाके स्ट्रीट लाइट नहीं है, बाजार के गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में आप देखिए कर्मचारी नहीं है। जो पहाड़ से लोग आते हैं तो अपने जो जिसको साथ में लेके आते, रिश्तेदारों को लेके आते, तो वो अपने व्हील चेयर में उनको अपने आप लेके जा रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए था कि मतलब ये कम से कम स्टाफ बढ़ा दिया जाए, रोजगार बढ़ा दिया जाए। रोजगार देखिए ना, अभी क्या है, पोस्ट ऑफिस में कुछ टाइम पहले भर्ती हुई है, तो उसमें कई लोग बाहर से आए हुए पोस्ट। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया लड़के हैं, MA MSc हैं, BEd हैं और कहते हैं BTech वाले लड़के हैं, जिन्होंने MA वगैरह कर रखा है। इनको रोजगार न देके इन्होंने बाहर के लड़कों को लाके रोजगार दिया है। तो कारण क्या है, हमारी समझ क्या, कुछ लड़के उसमें हरियाणा के, पता किया था हमने, बात हुई थी, तो हरियाणा के भी लड़के आ रखे थे। तो उनको ये सरकार को ये सोचना चाहिए, जिससे बढ़िया हम बाहर वालों को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं, अपने घर के, अपने मूल, जो हम मूल भू कानून की बात कर रहे हैं, मूल निवास की बात कर रहे हैं, तो वो लड़कियों को, जो हमारे लड़के पलायन करके जा रहे हैं, वो वापिस आ सकते हैं ना। जो शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं उनको तुम शिक्षित बेरोजगार हैं पेंशन दो, उनको जो जो नौकरी मिल रही है उनको नौकरी पे वार्ता प्रदान की जाए। क्योंकि कारण क्या है कि ये यहाँ के मूल निवास है। बाहर वाला अगर यहाँ आके काम करेगा तो यहाँ के लड़के कहाँ चले जाएंगे। फिर दूसरा क्या है कि लड़के बहुत बेरोजगार हैं। सरकार को क्या है, यहाँ बहुत सारे साधन ऐसे हैं जो यहाँ बनाए जा सकते हैं। लेकिन ना, सालों भर में कम से कम मैं क्या बोलूँ, जानते हैं लोग, आप भी मंदिर जाते हो तो माता जी चुन्नी वगैरह बनते हो, आती है रेडीमेड बन बने जाती है। तो अगर सरकार थोड़ा सा प्रोत्साहन कर दे, माता जी चुन्नी वगैरह बन जाएंगे,
चाहे ओम गले के पट्टे आते हैं, ओम नमः शिवाय वाले वो आते हैं, साबुन है और कहते हैं माचिस है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इलायची दाना वगैरह यहाँ बनाया जा सकता है, जिससे क्या है पलायन रुक जाए। जो बाहर से हम सामान ला रहे हैं, धूप बत्ती और साबुन भी अगर सहारनपुर से आ रहा तो यहाँ बनाया, सरकार को इसके लिए करना चाहिए। जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ की छोटी चाहे बड़ी बहन है या माता जी हैं, बढ़िया बढ़िया स्वेटर बुन लेती है वो, तो अगर वो सरकार इनको सब्सिडीज में लोन दे दे, कि अगर 5 लाख रुपया लोन दे दे, 50% 60% सब्सिडी दे दे और उनको बैंक से लोन दिला दिया जाए, तो ये चीजें हमारे यहाँ बन सकती हैं। जैसे साबुन है, धूप बत्ती वगैरह है, अगरबत्ती है, माता जी की चुन्नी है, तो ये बन सकती है। अगर सरकार चाहे थोड़ी सी, अगर सरकार मन बदले कि यार हम इनको रोजगार दे सकते हैं, तो फिर एक तो पलायन का मुद्दा रुक जाएगा। लोग कोई नहीं कहेगा सरकार को हमें नौकरी दो। सरकार अगर इनको लोन लेने में बहुत आराम से अगर लोन वाला दे दिया जाए, तो मतलब ये इससे लोगों का रोजगार भी बढ़ जाएगा। माता बहनें जो घर में रहती हैं उनको ये काम मिल जाएगा, और जो लड़के अच्छे, मतलब ये वो लड़के हैं माता बहनें बना देंगी घर में, चुन्नी वगैरह शॉल वगैरह बन जाएगा, तो बच्चे बाजार के अंदर बेच सकते हैं। और हम तो व्यापारियों को कह भी सकते हैं कि साहब आप जो सहारनपुर या गाजियाबाद से सामान लेके आ रहे हैं, लुधियाना से ला रहे हैं, वो आप लोकल लोगों से सामान लीजिए, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे होगा, क्योंकि आप एक होटल व्यवसायी भी हैं, आपका होटल भी है, वहां पर आप इस व्यवसाय से भी जुड़े हैं, तो इस बार 4 धाम की यात्रा संपन्न हो गई, चारों धाम बंद हो गया, कपाट उसके बंद हो गए, तो किस प्रकार से आप देखते हैं, किस प्रकार होटल व्यवसायी इस यात्रा से कितने खुश नजर आ रहे हैं? देखिए क्या है कि अब ये तो सरकार के साथ कोई ना कोई एडवाइजर रहा होगा, जिन्होंने कहा इनको कि हरिद्वार से यात्रा रोक दी जाए और उनका वो बनाया जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए, जो कि सरासर गलत किया सरकार ने। कि वो होना ये चाहिए था, हरिद्वार के अंदर कम से कम 8 से 10 लाख आदमी रहने की व्यवस्था है, तो सरकार को वहां ना रोक के इससे आगे हरिद्वार से आगे और क्या चारों धाम में कम से कम 10 लाख आदमी रहने की व्यवस्था ऑलरेडी है। तो सरकार को ये होना चाहिए, हरिद्वार से वापस ना भेज के पहले गंगोत्री यमुनोत्री फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन करा दिया, केदारनाथ जी के ये देख लिया जाए कि भाई श्रीनगर गढ़वाल से या रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक कितने हजार आदमी रहने की व्यवस्था है। उस हिसाब से यात्री रुद्रप्रयाग से रोक के, रजिस्ट्रेशन का अगर मुद्दा है तो रुद्रप्रयाग से रहेगा। सिर्फ केदारनाथ जी को यात्रा में दिक्कत आ रही है यात्रा सरकार को कि साहब वहाँ ओवर यात्री बहुत ज्यादा जा रहा है, तो वहाँ 2 दिन 3 दिन रोक सकते हैं। ये उसके अब मतलब ये देखिए आज 20,000 यात्री चले गए, अगले दिन फिर 20,000 यात्री छोड़ दिया, तो उससे क्या 3 धाम के यात्रा दर्शन भी हो जाएंगे, होटल व्यवसाय को कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेम्पो ट्रेवल्स वाले हैं जो अपने जिनकी 10-10 15-15 बसें हैं चल रही हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम सरकार से कहेंगे अगले साल 2025 में सीजन आने वाला है, तो उसको ये करके चलें कि यात्रा हरिद्वार न रोक के 4 धाम में यात्रा आने दीजिए। जिस स्टेशन में जिस धाम में दिक्कत आएगी आपको उस धाम का रजिस्ट्रेशन कर देगा, बाकी तीनों धाम में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ थे आलोक बगवाड़ी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि सरकार जो पलायन जो यहाँ होता है, तो पलायन को रोकने के लिए सरकार कुछ ना करे, सिर्फ महिलाओं, माताओं, बहनों को रोजगार का साधन उपलब्ध करा दे। जैसे यहाँ कई रोजगार हैं, यहाँ जो हम साबुन खरीदते हैं, माता का चुनरी खरीदते हैं, अगरबत्ती खरीदते हैं, धूपबत्ती खरीदते हैं, क्योंकि प्रकृति से भरा पूरा यह राज्य है, पहाड़ पर्वत और प्रकृति, नदी यहाँ की खूबसूरती है, यह राज्य इन खूबसूरती को समेटे हुए है। तो यही बगवाड़ी जी का कहना है कि यदि इनका दोहन ना किया जाए, इनका शोषण, प्रकृति चीजों के दोहन ना की जाए, इनका शोषण ना किया जाए, इनसे रोजगार अगर उत्कृष्ट किया जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि यदि जिस प्रकार से 4 धाम में होटल व्यवसायी वर्ग की नाराजगी है, वह इसलिए है क्योंकि जहां से यात्रा, जिस धाम के लिए यात्रा रोकी जाती है, वहां तक यात्रियों को आने दिया जाए, उसके बाद अलग अलग जगह यात्रियों को डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे यात्रा और भी अच्छी तरीके से की जा सकेगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।